जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज से एक सीरीज प्रारंभ किया जा रहा है जिसके तहत 4 से लेकर 13 जेपीसी तक इंडियन पॉलिटी के जो पीओआई क्यूज है उनको लेकर के क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और आज उसका जो है पहला लेक्चर है। आज इससे पूर्व मैंने हिस्ट्री के प्रश्नों को लेकर के जो है पीओआई क्यू एनालिसिस किया और इसका सीधा असर आप देखेंगे। जब आप उन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप 14 जेपीसी के एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो बहुत से ऐसे प्रश्न जो रिपीट होते हैं वो आपके पकड़ में होगा। ठीक उसी प्रकार अब जो है आज से क्या शुरू हो रहा है, पॉलिटी के प्रश्न शुरू हो रहे हैं और पॉलिटी वाला भाग भी अगर आप करते रहेंगे तो आपका क्या होगा, आने वाले 14 जेपीसी में ये सेक्शन भी जो है आपके पकड़ में आ जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि द पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिटेड रिपोर्ट टू। तो लोक लेखा समिति के द्वारा जो है अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट जो है वो लोक सेवा स्पीकर को प्रस्तुत करता है। लोक लेखा समिति जो है संसदीय समिति या पार्लियामेंट्री कमिटीज का क्या होता है, हिस्सा होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी या संसदीय समिति किस प्रकार बनाई जाती है? ये हाउस के द्वारा अपॉइंट हो सकता है, इलेक्ट किया जाता है या स्पीकर के द्वारा नॉमिनेटेड करके बनाया जाता है। और संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट जो है हाउस के सामने रखती है या स्पीकर के सामने रखा जाता है। इसी पार्लियामेंट्री कमिटीज को दो भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा। एक होता है स्टैंडिंग कमेटी, जिसे हम लोग कहते हैं स्थायी समितियां, जो कि अनवरत प्रकृति का होता है और बराबर इसके कार्य होते रहते हैं। और दूसरा हो गया एडहॉक कमेटी, जो कि विशेष प्रयोजन के लिए या विशेष स्थिति के लिए बनाया जाता है और कार्य समाप्त होने के बाद इसे समाप्त कर दिया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी की अगर बात करें तो इसमें कई प्रकार की समितियां शामिल हैं। उनमें जो मुख्य है वो है फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल कमेटी की अगर हम बात करें तो इनमें तीन मुख्य कमेटी होते हैं, जिनमें पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति होता है, दूसरा होता है एस्टिमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति, और तीसरा होता है लोक उपक्रम समिति। तो उसी पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में ही यहाँ प्रश्न पूछा गया है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो टोटल सदस्य होते हैं वो 22 होते हैं। उनमें से लोकसभा से जो है 15 सदस्यों का चुनाव किया जाता है और राज्यसभा से 7 सदस्य लिए जाते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो जो है ऑपोजिशन पार्टी का कोई सदस्य होता है, जो कि इस लोकसभा के स्पीकर के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो हेड या अध्यक्ष होते हैं वो ऑपोजिशन पार्टी से ही लिए जाते हैं, जो कि स्पीकर के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का निर्माण कब हुआ? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का निर्माण 1919 अधिनियम के तहत 1921 से ये क्या है, कार्यरत है। चलिए अब बात करेंगे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का कार्य क्या होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का कार्य होता है कि सरकार का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को लेकर के क्या करना, जांच करना, साथ में कैग के रिपोर्टों की जांच करना, और इसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उन सभी रिपोर्ट को जो है लोक सेवा स्पीकर के सामने रखना। तो इसका प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहां प्रस्तुत करता है? तो लोक सेवा स्पीकर के सामने जो है अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ पूछा गया देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 26 में ही पूछा गया, पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या खुली प्रतियोगिता के आधार पर जो है क्या कहते हैं, भर्ती किए जाते हैं। पहला बात तो भर्ती का तो सवाल ही नहीं उठता है। जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिलाधिकारी के पास। चलिए पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, तो ये प्रमुख का जो चयन होता है, अर्थात पंचायत समितियों का जो हेड होता है प्रमुख, वो पंचायतों के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य उसी प्रकार चुने जाते हैं जैसे ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव होता है या ग्राम सभा के सदस्यों का चुनाव होता है, अर्थात प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुने जाते हैं। चलिए अब पंचायत को लेकर के अगर हम बात करें तो पंचायत का जो कॉन्स्टिट्यूशन भाग 9 में, संविधान के भाग 9 में जो है पंचायत का उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 243 से जो है 243 ओ तक हमें पंचायतों के बारे में क्या मिलते हैं ना, अनुच्छेद प्राप्त होते हैं। ये पंचायत कब जोड़ा गया? तो संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे 1992 से इसे क्या किया गया है, जोड़ा
जोड़ा किया गया है और ये 24 अप्रैल 1993 से क्या है, लागू है। ठीक है, इसी के तहत जो है एक नया अनुसूची जोड़ा गया, 11वां अनुसूची इसे कहते हैं, जिनमें कुल 29 विषय है। तो कहां कहां प्रश्न पूछा जाता है पंचायत से? आपने देखा कि पंचायत से पंचायत समिति को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। यहां तक इसमें यह भी पूछा जाता है कि ये कौन से अमेंडमेंट में जोड़ा गया था, तो 73 जो संविधान संशोधन अमेंडमेंट है उसी के तहत जोड़ा गया था। कितने शेड्यूल में जोड़ा गया, कौन सा शेड्यूल इसके लिए ऐड किया गया, 11 शेड्यूल। इसमें विषय कितने हैं, तो 29 विषय इसमें शामिल है। कब से लागू है, तो 24 अप्रैल 1993 से लागू है। चलिए, अगर हम बात करेंगे जो त्रिस्तरीय जो लेवल है पंचायत का, ये जो त्रिस्तर है वो किस समिति के आधार पर जो है बना है, तो बलवंत राय समिति 1957 के आधार पर जो है ये 3 लेवल बनाया गया है। ग्राम स्तर पर क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत, जिसके जो प्रमुख, जिसका जो हेड होता है वो प्रधान कहलाता है। वहीं ब्लॉक स्तर पर क्या होता है, पंचायत समिति, जिसके जो मुख्य होता है या जो प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं, प्रमुख। और जिला स्तर पर क्या होते हैं ना, जिला परिषद होता है। पंचायतों में महिलाओं के लिए क्या होता है, 1/3, 1/3 भाग क्या होता है, आरक्षित होते हैं। जबकि झारखंड में याद रखिएगा 50% तक का क्या है, पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहां पर है, 2 प्रश्न आपने देखा कि पूछा गया है, अब तक 2 प्रश्न पूछा गया। तीसरा प्रश्न देखते कहां पर है। तीसरा प्रश्न जो है वो 52। चलिए, तो तीसरा प्रश्न जो है प्रधानमंत्री को लेकर के पूछा गया है। प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत पार्टी के द्वारा जो है क्या किया जाता है, नामित किया जाता है। तो प्रधानमंत्री को जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री को लेकर के संविधान में क्या क्या कौन कौन से आर्टिकल के साथ जो है प्रधानमंत्री का जुड़ाव है। तो भाग 5 के तहत याद रखिएगा, भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 78 के मध्य में ही हमें क्या प्राप्त होता है, प्रधानमंत्री से संबंधित 2 आर्टिकल प्राप्त होते हैं। उनमें से आर्टिकल 74(1) हमें प्राप्त होता है, जिनमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा, एडवाइस देने के लिए जो है क्या है ना, एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, और जिसका प्रधान क्या होगा ना, प्रधानमंत्री होगा। तो आर्टिकल 74(1) पहला तो याद रखना है आपको कि राष्ट्रपति को सलाह और मंत्रणा देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान है यहाँ पर, और साथ में उसके प्रधान कौन होंगे ना, प्रधानमंत्री। दूसरी ओर आर्टिकल 75(1) में क्या कहा गया है, आर्टिकल 75(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नियुक्ति कौन करेंगे, उनको अपॉइंट कौन करेंगे, तो उनको अपॉइंट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, और प्रधानमंत्री की सलाह से ही बाकी मिनिस्टर का भी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार 74(1) और 75(1) का संबंध किसके साथ है, प्राइम मिनिस्टर के साथ है। और प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है वो किस तरह होता है ना, प्रधानमंत्री जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा किया जाता है ना, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं कि क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न कहाँ पर है उसे देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन्हीं में से कुल मिलाकर हमें जो है 4-5 प्रश्न ही मिला है जो कि इंडियन पॉलिटी से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। गैर नागरिक का मतलब हो गया फॉरेनर्स को भी उपलब्ध है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है हमारे देश के नागरिकों को, इंडियंस के लिए ये देश के किसी भाग में घूमने और बसने का अधिकार जो है किसके लिए, इंडियंस के लिए हो। इसके अलावा संपत्ति अर्जित करने का अधिकार भी है, इंडियंस के लिए है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, आर्टिकल 32 जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, तो आर्टिकल 32 दोनों पर लागू होता है, नागरिकों को और गैर नागरिकों को। चूंकि गैर नागरिकों को भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों को जो है बचाने के लिए वो आर्टिकल 32 का सहारा ले सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार भारत के नागरिक तो अपने अधिकारों के लिए जो है आर्टिकल 32 का सहारा लेंगे ही। तो चलिए अब हम देखेंगे कि वो कौन कौन से अधिकार हैं जो कि गैर नागरिकों को प्राप्त हैं।
गैर नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकारों में से अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 जो समता का अधिकार है, आर्टिकल 14 जो है वो किसे प्राप्त है, ना गैर नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा आर्टिकल 20 जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है। आर्टिकल 21 भी उन्हें प्राप्त है, दैहिक और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्टिकल 22 भी उन्हें प्राप्त है, अर्थात कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में उन्हें क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। आर्टिकल 23 उनके साथ दुर्व्यवहार बलात्श्रम को लेकर भी उन्हें क्या प्राप्त है, ना उन्हें अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 24 कारखानों में बच्चों के लिए नियोजन नहीं हो सकता है। आर्टिकल 25 अपने स्वतंत्र रूप से वो अपने धर्म को क्या कर सकते हैं, ना अपने लिए आचरण और प्रचार करने की उन्हें स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 26 उनके धार्मिक कार्यों का प्रबंध वो कर सकते हैं। आर्टिकल 27 किसी धर्म के लिए वो अभिवृद्धि के लिए कर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, करों से वो स्वतंत्र रहेंगे। और आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा और उपासना के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। तो ये वो आर्टिकल जो है जो किन्हें प्राप्त है ना, गैर नागरिकों को प्राप्त है। और इसके अगर इसमें कोई उन्हें प्रॉब्लम लगता है तो वो क्या कर सकते हैं ना, आर्टिकल 32 का सहारा ले सकते हैं। चलिए कुछ जो है क्लॉज के साथ। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इंडियन सिटीजन को कौन कौन से आर्टिकल कौन से जो है अधिकार प्राप्त है, तो उनमें से हो गया आर्टिकल 15 जिसके तहत जो है धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन और अवसर की समता के आधार पर। आर्टिकल 19 उन्हें प्राप्त है। आर्टिकल 29 उन्हें प्राप्त है और आर्टिकल 30 जो है प्राप्त है। तो ये जो है इंडियन सिटीजन्स को प्राप्त है। चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा कि संवैधानिक निराकरण का अधिकार, क्योंकि उन्हें कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त है तो उनके लिए भी वो क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 का सहारा ले सकते हैं कुछ जो है क्लॉजेस के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय दल के रूप में एक प्रश्न पूछा गया है जो हमें मिला था और उसी प्रश्न को लेकर चर्चा करेंगे। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है चूंकि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय दल भाग लेते हैं, और ठीक उसी प्रकार हमें देखने को राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय दल भाग लेते हैं। तो किस दल को जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान किया जाता है, तो उसके लिए क्या है ना, उसके लिए कुछ उपबंध है, उन उपबंधों को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका आंसर क्या होगा ना, इसका आंसर होगा 4 या अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करने वाला। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी किसे बनाया जा सकता है, या कौन कौन से वो मान्यता है जिसके तहत जो है राष्ट्रीय दल, कोई पार्टी राष्ट्रीय दल के रूप में क्या होते हैं ना, परिवर्तित होते हैं। तो सबसे पहला है कि वो लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में जो है क्या है, टोटल मतों का 6% वो क्या करेंगे, जो है उन्हें मत प्राप्त होगा। इसके अलावा लोकसभा में जो है उन्हें क्या मिलेंगे, 4 सीट, लोकसभा से 4 सीट वो क्या करते हैं ना, उन्हें प्राप्त होगा लोकसभा में। इसके अलावा लोकसभा में जो है 2% स्थान होने चाहिए, जो कि 3 या अधिक राज्यों के लिए, 3 या अधिक राज्यों में जो चुनाव होंगे उनमें से उन्हें 2% सीट मिलता हो। साथ में 4 राज्यों या कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में जो उन्हें मान्यता प्राप्त हो। 4 या कम से कम 4 से अधिक राज्यों में जो है उन्हें क्या मिले ना, कम से कम राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो ये सब मान्यताएं हैं जिसके तहत जो है किसी पार्टी को हम क्या कह सकते हैं ना, राष्ट्रीय दल के रूप में अभिहित किया जाता है। तो यहाँ अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है ना, 4 या अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि 4 या अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता हो। चलिए और कोई भी प्रश्न जो है 4 JPSC में पूछा नहीं गया था पॉलिटी को लेकर के, आगे आने वाले और भी क्लासेस दिए जाएंगे जिसके तहत जो है पॉलिटी के प्रश्नों को लेकर के चर्चा किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।